हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद तरीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी के उन प्रश्नों के बारे में जो कि यूपी टेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें प्रत्यय को चुनिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रत्यय को चुनना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? घुमक्कड़। यहाँ पे पूछा गया घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, अक्कड़, आक या बड़ाऊ। तो घुमक्कड़ में हमारा प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़ प्रत्यय। अब ये प्रत्यय होते क्या है? तो प्रत्यय शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबिया। अब डिबिया में हमारा कौन सा प्रत्यय है? इया, आ, आई या ई। तो डिबिया में प्रत्यय हो जाएगा हमारा इया प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? आ, उ, उक या अक। तो भिक्षुक में प्रत्यय हो जाएगा हमारा उक, भिक्षुक। नेक्स्ट है दिग्भ्रम। उदाहरण है दिग्भ्रम कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, आयादी स्वर संधि, व्यंजन संधि या यण संधि। तो दिग्भ्रम उदाहरण हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि का। और अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ये गा के पास से टूटेगा और गा हमारा का में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस भ्रम बराबर संधि कौन सी हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है बिल्ली छत से कूद पड़ी। कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में यहाँ पे कारक पूछा गया है, तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी में हमारा कारक हो जाएगा अपादान कारक। अब अपादान कारक के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, यानी बिल्ली छत से कूद पड़ी है यानी बिल्ली छत से अलग हो गई है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? क्या पूछा गया है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और बाबू श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? मेरी आत्मकहानी। और ये कब लिखी गई? तो 1941 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कार्य के आरंभ में पड़ने ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्या पूछा गया है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कौन से कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख कवियों के जो उपनाम है वो दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो आदि कवि किन्हें कहते हैं? तो आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि जी को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू जी को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो यह है सरप्पा जी। और प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी का जाति कवि कौन है? तो यह है तुलसीदास जी। और कवि सम्राट किन्हें कहा जाता है? अयोध्या सिंह जी उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। राष्ट्र कवि कौन है हमारे? तो राष्ट्र कवि है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता? तो ये वाला क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया था, कवियों के कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। और मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। और प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। किन्हें कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी को। और आधुनिक मीरा किन्हें कहते हैं? तो आधुनिक मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा जी को। एक भारतीय आत्मा कौन है? तो एक भारतीय आत्मा हो जाएंगे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां है? क्या पूछा गया यहाँ पे? दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये किन की है? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, केशवदास जी की या सूरदास जी की। तो ये पंक्तियां हो जाएगी हमारी कबीरदास जी की। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का पहला पत्र है। यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है?
उद्दंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा हमारा, तो हिंदी का पहला पत्र हो जाएगा हमारा उद्दंड मार्तंड। और इसका संपादन किसने किया, तो इसका संपादन किया पंडित जुगल किशोर जी ने। और ये कब किया गया, तो 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। और इतिहास तिमिरनाशक के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और बनारस अखबार के संपादक कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद द्वारा ही इसको संपादित किया गया। और कब किया गया, तो ये 1845 ईस्वी में किया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो इसके जो संपादक है वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने इसका संपादन कब किया, तो 15 अक्टूबर 1873 को। और कहाँ से प्रारंभ की इसको, तो काशी से प्रारंभ की। नेक्स्ट है संकर शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि संकर शब्द किसे कहते हैं, ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द कहते हैं दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका उदाहरण है हमारा रेलगाड़ी, यानी रेल इंग्लिश में हो जाएगा और गाड़ी हिंदी में हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या बना, रेलगाड़ी। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाएंगे तो इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ई, इक या आ। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि अश्व का पर्यायवाची चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, वो आपको चुनना है। तो कौन सा नहीं है, घोड़ा, घोटक, कटक या है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमारा कटक। अब यहाँ पे अश्व के जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में जानते हैं। तो अश्व के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे हमारे, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, तुरंग या है। और कटक के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कटक के भी जान लेते हैं, फौज, सेना, वाहिनी, पलटन, लश्कर। नेक्स्ट है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, अस्थिर है, अडिंग है, यायावर है या गतिशील है। तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यायावर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शनों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो स्थिर ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको अस्थिर कहते हैं। अब गतिशील किसे कहते हैं, तो जो निरंतर चेतना में हो या चलायमान हो। और किसी बात पर डटे रहने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एडिंग। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, नाभादास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी या नंददास जी। तो अष्टछाप के हमारे कवि नहीं है नाभादास जी। बाकी अष्टछाप के जो कवि है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि वो कौन कौन है, सूरदास जी है, कुंभन दास जी है, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। नेक्स्ट है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति या अनिर्वचनीय या रहस्य। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा हमारा, या फिर उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। पूछा गया है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो किसका निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, पद्म सिंह का या रामचंद्र शुक्ल का। तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, यह है सरदार पूर्ण सिंह का, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और सरदार पूर्ण सिंह के जो प्रमुख निबंध है उनके बारे में हम जानते हैं, क्या कौन कौन से निबंध है और इनके, तो इनके निबंध है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त जोगी, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता आदि। नेक्स्ट है भूषण किस काल के कवि है। यहाँ पे पूछा गया है कि भूषण किस काल के कवि है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल। तो भूषण कौन से काल के कवि है, तो भूषण हो जाएंगे हमारे रीतिकाल के कवि। कौन से काल के कवि, रीतिकाल के कवि। और जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि और कौन कौन से कवि जो रीतिकाल के हैं। तो इनमें आएंगे केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण,
घनानंद और पद्माकर। और वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो वीर गाथा काल के जो प्रमुख कवि उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जगनिक और नरपति नालाहा। अब यहाँ पे जानते हैं आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। तो आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? स्वयंभू है, स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल आदि। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे पूछा गया है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, अभ्य, अभि या अभ्या। तो अभ्यागत शब्द में हमारा उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर पूछा गया है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो अब आखिरी में क्या आ रहा है? रमणीय यानी अनि निकल रहा है। तो हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन ए, अनि प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरत थई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पे पूछा गया है कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरत थई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत थई। इन पंक्तियों में हमसे रस पूछा गया, तो इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस या वीर रस है। तो इन पंक्तियों से हमें किस चीज का बोध होता है? यहाँ पर क्रोध का बोध हमें हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा रौद्र रस। और अगर रौद्र रस का स्थायी भाव हमसे पूछे तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। नेक्स्ट है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार में छंद है। यहाँ पर इन पंक्तियों में छंद पूछा गया है, तो इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बरवे। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार में हमारा छंद हो जाएगा दोहा छंद। कौन सा छंद हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे पूछा गया कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन और गीता गा रहे हैं, यानी दोनों गा रहे हैं। निमिष। नेक्स्ट क्या है? निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्याय यहाँ पे पूछा गया। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या है? प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या क्षण है। तो निमिष शब्द का जो पर्याय है वो हो जाएगा हमारा क्षण। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और निमिष के पर्यायवाची शब्द जो कि और दिए गए यहाँ पे उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो निमिष के और पर्यायवाची शब्द क्या है? झपकी है, झिलमिलाहट है, क्षण है और पल है। और प्रकाश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तो प्रकाश के पर्यायवाची है उजाला, प्रभा, रोशनी, दीप्ति, चमक और ज्योति। और छिद्र के पर्यायवाची क्या है? तो छिद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे हमारे सुराख, रंध्र, छेद, गड्ढा, बिल। और पूर्ण के पर्यायवाची क्या है? तो पूर्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे हमारे शम, सर्व, अखिल और संपूर्ण आदि। नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। यहाँ पे हमसे वाच्य पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया यानी यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है किसी चीज का, मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। क्या पूछा गया है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी तीन ऑप्शन है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे प्रत्याशा। और जिसकी माप ना संभव मतलब जिसकी माप ना की जा सके वो क्या है? उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। और जो बिना बुलाए आया हो उन्हें क्या कहेंगे? वो अनाहुत कहा जाएगा। नेक्स्ट है गोधूम शब्द का तद्भव है। यहाँ पे पूछा गया है कि गोधूम शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? गेहूं है, गाय है, गोबर है, गोधन है। तो गोधूम शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गेहूं। बाकी तीन ऑप्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं। गाय और गोबर कौन सा शब्द है? तो गाय और गोबर हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। गाय का तत्सम गो होता है, क्या होता है? गौ होता है। गोबर का तत्सम गोमय होता है, क्या होता है? गोमय। गोबर का तत्सम गोमय होता है। नेक्स्ट है
निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, यहाँ पे निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? नि धन कपट, निश धन कपट, नि धन कपट, निश धन कपट। तो हमारा आंसर हो जाएगा निष्कपट का संधि विच्छेद ऑप्शन ए, नि धन कपट। अब इसमें संधि अगर पूछ ले तो यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, यानी जहां से उसे तोड़ रहे हैं वहां पे विसर्ग आ रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अब प्रागैतिहासिक में यहाँ पे कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्राग, प्राग या प्रागैति। तो प्रागैतिहासिक में हम प्रयोग करेंगे प्राग उपसर्ग का। यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? प्राग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए